नमस्कार दोस्तों। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। थ्योरी की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसी की वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना। आपसे मैं वादा करता हूँ, आज इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सिखाकर ज़रूर जाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लीज़ दोस्तों, आपसे विनती है, एक ना एक इसे व्हाट्सएप ग्रुप में या इसे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक परिणामीतर की दोनों वाइंडिंग के बीच प्रतिष्ठंभ का मान होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन अनंत, निम्न, शून्य, इकाई। अब अपने को ट्रांसफार्मर के अंदर सीधे ही कोई प्रतिष्ठंभ आए, प्रतिरोध आए, अपने जो फोकस जाता है वो अनंत की तरफ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है अपने को देखना होता है क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है, ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो इसमें पूछ रहा है प्रतिष्ठंभ, जिसको रिलेक्टेंस मान बोलते हैं, जो क्या करता है, फ्लक्स के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है ना, उसको क्या प्रतिष्ठंभ बोलते हैं। तो वो कितना होता है, वो निम्न होता है। ठीक है दोस्तों, अनंत नहीं होगा। अनंत क्या होता है आपको मैं बता दूं, अनंत होता क्या है ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है, जो दोनों वाइंडिंग है ना, प्राइमरी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग, इनके बीच में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, और एक जो दोस्तों निम्न, इसमें मान लो ऐसे और भी ऑप्शन आ सकता है, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध क्या होता है, उसका वाइंडिंग का प्रतिरोध। ठीक है, एक वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है, निम्न होता है, और दोनों वाइंडिंगों का जो बीच का प्रतिरोध वो कितना होता है, वो अनंत होता है। ठीक है, अब रिलेक्टेंस पूछा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिलेक्टेंस प्रतिष्ठंभ क्या होता है, निम्न होता है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो, कह रहा है, उच्च आवृत्ति के लिए किस किस आकार के ट्रांसफार्मर को प्रेरणा मित्र बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, न्यू स्टूडेंट या न्यू विद्यार्थी, उसको मैं बता दूं, ट्रांसफार्मर होता है उसको क्या प्रेरणा मित्र बोला जाता है, का उपयोग किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी पे, छोटे आकार के ट्रांसफार्मर, बड़े आकार के ट्रांसफार्मर, मध्यम आकार के, बहुत बड़े आकार के। ठीक है, आपको दोस्तों आपको अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आ जाए तो अपने हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो आकार में उपयोग लिए जाते हैं उस ट्रांसफार्मर का आकार क्या होता है, छोटे आकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। अब दोस्तों देखो, अपोजिट पूछ ले अपने से, अपोजिट कैसे, मतलब निम्न फ्रिक्वेंसी के लिए, लो फ्रिक्वेंसी के लिए बारंबारता जिसको बोला जाता है। बार बार एक बात बताऊं दोस्तों, अगर अपन चीज को रिपीट करते हैं ना दोबारा, तो ही चीजें याद होती है। ठीक है दोस्तों, उसको समझते हैं तो ही चीजें याद होती है, ऐसे चीजें याद नहीं होती। आवृत्ति को क्या बोला जाता है, बारंबारता, पिछली वाली वीडियो में बताया। ठीक है, निम्न बारंबारता के लिए बड़े आकार के ट्रांसफार्मर उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और पीछे वाली वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, पीछे वाली वीडियो भी जाकर देखो, जिसका डीआरडीओ का एग्जाम होने वाला है 6 जनवरी 2023 को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी में वोल्टेज कितने हैं, 11,000 वोल्टेज, सेकेंडरी में वोल्टेज 400 वोल्टेज है। ठीक है, बोल रहा है प्राथमिक वाइंडिंग में कितना, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कितनी है, 200 है, और क्या कह रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या दे रखा है अपने को, ईएमएफ दे रखा है कितना है, प्राइमरी वाइंडिंग क्या, 11,000 वोल्ट। ठीक है, सेकेंडरी का दे रखा है कितना, 400 वोल्ट, 440 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, और क्या दे रखा है ये, N1 दे रखा है ना, N1 कितना दे रखा है, 200। ठीक है, 200 टर्न है। अपने को ज्ञात क्या करना है, N2 अपने सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, N2/N1 बराबर E2/E1, है ना, ये फॉर्मूला होता है ना इसका। अब देखो दोस्तों, फॉर्मूले के अंदर मान है जो पुट कर देंगे, पुट करने पर क्या आएगा, N2 अपने को ज्ञात करना, सेकेंडरी वाइंडिंग N1 का मान कितना है, 200, बराबर कितना है, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न वोल्टेज कितनी है,
440 अपॉन के अंदर 11,000 वोल्ट। ठीक है। अब देखो दोस्तों, N2 अपने को ज्ञात करना है, इसको वज्र गुणा करते हैं। ठीक है, वज्र गुणा करने पर क्या आएगा, N2 बराबर 200 इंटू के अंदर 440 अपॉन के अंदर 11,000। अब देखो दोस्तों, जीरो से जीरो कैंसिल होगी, जीरो से जीरो कैंसिल होगी। ठीक है, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, और देखो 11 चौके 44। ठीक है दोस्तों, बचे कितने, 4 दूनी 8, 8 रन हो गए। मतलब इस क्वेश्चन का राइट कितना हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 8 रन। सेकंड में 8 रन है। अब देखो दोस्तों, प्राइमरी में कितने टर्न है, 200 है ना, और सेकेंडरी में अपने ज्ञात करें कितना टर्न है, 8। मतलब क्या हो गया, जो N1 है एंड प्राइमरी में टर्न की संख्या ज़्यादा है और N2 में टर्न की संख्या कम है, इसलिए ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप डाउन। बहुत अच्छे दोस्तों, अगर ऐसे ही आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो लगातार स्टूडेंट लगे पड़े हैं, तो इस एक ना एक दिन जरूर कामयाब होंगे। क्यों स्टेप डाउन क्यों होगी, क्योंकि जिस साइड वोल्टेज अधिक होता, जिस साइड टर्नों की संख्या अधिक होती है उस साइड वोल्टेज मतलब अधिक होता है। इस साइड टर्न अधिक है तो N1 ज़्यादा है, तो स्टेप डाउन प्रकार का होगा, या क्या बोल सकते हैं इसको, अपचाई। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें याद रखने वाली है, अपचाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सॉरी दोस्तों, 4 कह रहा है एक नियत विभव, विभव का मतलब एक नियत वोल्टेज, एक नियत वोल्टेज पर यदि, यहाँ पे सॉरी दोस्तों अवधि नहीं है, आवर्ती। ठीक है, क्या है, आवर्ती, राइट। एक नियत विभव पर आवर्ती को बढ़ाया जाता है तो हिस्टैरिसीस हानि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगी बढ़ेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, पहले घटेगी और फिर बढ़ेगी। तो आपको बता दें, अगर एक फिक्स वोल्टेज पर, मतलब एक फिक्स वोल्टेज पर अपनी आवर्ती को बढ़ाते हैं तो उस समय जो हिस्टैरिसीस हानि होती है, जो कि क्या होती है, अपने कोर को चुंबकित करते हैं या विचुंबकित करते हैं। ठीक है, बार बार विचुंबकित और चुंबकित करने के कारण हिस्टैरिसीस हानि उत्पन्न होती है, उसका मान अगर नियत विभव पर आवर्ती के मान को बढ़ाया जाए तो हमेशा घटता है। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दी और दो चार बातें हैं हिस्टैरिसीस हानि के बारे में। जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, WN बराबर नीठा, जिसको क्या बोल सकते हैं, हिस्टैरिसीस नियतांक। ठीक है, और B फ्लक्स घनत्व 1.66 की पावर, और F फ्रिक्वेंसी, और V क्या है, करोड़ का आयतन वेग। ठीक है, करोड़ का आयतन है। और अब देखो दोस्तों, आपको इस जो को हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है लगभग, वो तो सभी को पता है, इसको उस हानि को कम कैसे कर सकते हैं, सिलिकॉन सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं। ठीक है, ये तो सभी को आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो एग्जामिनर कितना डीपली चला गया, हर बच्चे को आता है सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए, है ना। एक एडी करंट धारी होती है, उसको लेमिनेट करते हैं। ठीक है, हिस्टैरिसीस हानि को लिए सिलिकॉन की मात्रा कम करते हैं, सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं। अब यहाँ तक सभी को पता, एग्जामिनर इससे डीपली चला गया, इससे डीपली चला गया। एग्जामिनर पूछता है सिलिकॉन की मात्रा कितनी मिलाते हैं, तो आपको बता दें सिलिकॉन को जो मात्रा मिलाई जाती है 3.8 से 4.6% तक सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है कोर के अंदर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक ट्रांसफार्मर है ना, क्या है, एक ट्रांसफार्मर है जो पूर्ण लोड पर, जिसकी क्या है, लोहा हानि लोहा हानि क्या है, 800 वाट है, ताम्र हानि 1600 वाट है। तो एक चौथाई जब लोड हो जाए तो कुल शक्ति खपत कितनी होगी। ठीक है, आपको बता दें जो ट्रांसफार्मर के अंदर लोहा हानि आती है वो फिक्स हानि है। ठीक है, चाहे ट्रांसफार्मर लोड को आधा करो, दोगुना करो, एक तिहाई करो, एक चौथा करो, जो ट्रांसफार्मर के लोहा हानि होता है वो हमेशा फिक्स होती है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दें लोहा हानि 800 वाट है ना, फिक्स होती है, इसका मतलब एक चौथाई पर भी 800 वाट होगी, है ना। अब ताम्र हानि अपने को ज्ञात करने हैं। ताम्र हानि एक ज्ञात करने के लिए एक, ठीक है, एक ट्रिक होती है, उसको क्या होता है, ताम्र हानि बराबर लोड का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये होता है ये समानुपाती होती है लोड के, क्योंकि ये लोड पर निर्भर करती है ना ताम्र हानि। तो आपको बता दें लोड का कितना कर रही है, ये
लोड को अपने कितना कर रहे हैं, 1/4, है ना। तो इस फॉर्मूले के अनुसार इसमें पुट कर देंगे मान, पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2, 1/4, ठीक है दोस्तों। 1/4 होल स्क्वायर इंटू पहले हानि कितनी है, 1600 वाट कर देंगे। तो ये कितना आएगा, 1/16 इंटू 1600, 16 से 16 हटाए 100 वाट आ जाएगा। तांबर हानि कितनी आएगी, 100 वाट, ठीक है। और देखो दोस्तों, तांबर हानि कितनी आ गई, 100 वाट, कुल हानि पूछा ना। और ये लो हानि कितनी है, 800 वाट। 100 वाट प्लस 800 वाट तो कितनी आ जाएगी, 900 वाट। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 900 वाट, जो कि सी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की 6 कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर में खुला परिपथ परीक्षण किस हानि को कम करने के लिए, किस हानि को ज्ञात करने के लिए, सॉरी दोस्तों, किस ट्रांसफार्मर के अंदर परीक्षण होते हैं, एक ओपन सर्किट, एक शॉर्ट शॉर्ट सर्किट परीक्षण, है ना, टेस्ट। तो ओपन सर्किट पूछ रहा है किस हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, लोहा हानि, यांत्रिक हानि, तांबे हानि और एएनसी। आपको बता दें, ट्रांसफार्मर के अंदर कोई घूर्णन वाला पार्ट नहीं होता, सभी को पता है, इसलिए यांत्रिक हानि 0 होती है ना। तो किसी प्रकार की सी नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता, बचा ए नंबर ऑप्शन और सी नंबर ऑप्शन। आपको बता दें, ट्रांसफार्मर के अंदर खुला परिपथ परीक्षण मतलब खुला परिपथ परीक्षण होता है, वो क्या क्या बोला जा सकता है उसको, ओपन सर्किट टेस्ट, है ना। और क्या बोलते हैं, नो लोड टेस्ट, है ना। ये इसका नाम खुला परिपथ परीक्षण। और ये क्या है, लोहे हानि, लोहे हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर, है ना। और ताम्र हानि को ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट क्या करते हैं, फिर आपको बता दिया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये याद रखें, तो एक दो क्वेश्चन इसके अंदर पढ़ते पढ़ते हर एग्जाम के अंदर, ठीक है। और क्या बातें इसमें, हाँ, खुला परिपथ परीक्षण करते हैं तो आपको बता दें क्या होता है, ये वाट मीटर लगा होता है, करंट कॉइल, वाट मीटर की प्रेशर कॉइल, है ना। और ये इसके साथ जुड़ी हुई यहाँ पे अपनी एमीटर लगा होता है ना। और एमीटर श्रेणी में, वोल्ट मीटर है जो समांतर में, और यहाँ पे है जो कुंडली, है ना। और इसके अंदर एक एग्जाम के अंदर पूछा गया है, जिस साइड वोल्टेज अधिक उस साइड टर्न अधिक, है ना। तो इस साइड अधिक है, ये है हाई वोल्टेज, ठीक है। तो आपको बता दें, जब ट्रांसफार्मर के अंदर खुला परिपथ परीक्षण किया जाता है उस समय ट्रांसफार्मर की जो हाई वोल्टेज साइड है वो हमेशा ओपन यहाँ खुली रखी जाती है, ठीक है। और जो लो वोल्टेज साइड है उस साइड उपकरण को लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये लो वोल्टेज साइड है, ये हाई वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड को ओपन कर दिया, और इसीलिए ये मेरे को आपको डायग्राम मैंने बताया, ठीक है। एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया, कह रहा था कि खुला ट्रांसफार्मर का खुला परिपथ परीक्षण करते समय अपने जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट है ना, मतलब अभी ये है ना, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये वाट मीटर है, ये मतलब कौन सी साइड लगते हैं, हाई वोल्टेज साइड या लो वोल्टेज साइड, तो हाई लो वोल्टेज साइड लगते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, स्टार व इंटरस्टार संयोजन में किस वाइंडिंग के चक्रों की संख्या बढ़ाई जाती है, प्राइमरी वाइंडिंग की, सेकेंडरी वाइंडिंग की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता होना चाहिए स्टार इंटरस्टार संयोजन करते क्यों हैं, ठीक है। स्टार इंटरस्टार संयोजन करते क्यों हैं, तो ये आपको बता दें, जब अपने यहाँ पे पथरीले इलाके होते हैं ना, पथरीले इलाके, जहाँ यहाँ रेतीले, जहाँ पे रेतीले, राजस्थान के अंदर तो वैसे ही डिब्बे बहुत हैं, जैसलमेर साइड के अंदर, है ना। तो वहाँ पे क्या है, अर्थिंग करना कठिन है थोड़ा सा। तो क्या करते हैं अपने, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अंदर क्या करते हैं अपने, थोड़े से प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा, प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा क्या करते हैं, इसमें थोड़े से 15.5 जो ये आंकड़ा है याद कर लेना दोस्तों, 15.5% टर्नों की संख्या थोड़ी सी बढ़ा देते हैं प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी में, ठीक है। तो सेकेंड इंटरस्टार करते हैं वो किस में करते हैं, सेकेंडरी में। चक्रों की संख्या किस में बढ़ाई जाती है, सेकेंडरी में। क्यों, क्योंकि अर्थिंग करना संभव है पथरीले रेतीले इलाकों में, इसलिए इसमें इसमें इसका उपयोग किया जाता है इंटरस्टार का, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है,
ये तो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। स्टार स्टार संयोजन, ये स्टार स्टार संयोजन में न्यूट्रल बिंदु की अस्थिरता को स्थिर रखने के लिए किस किस संयोजन का उपयोग किया जाता है ना। पहला है वीवी संयोजन, जिसको क्या बोलते हैं अपने, राइट दोस्तों, सही सोच रहे हैं आप, ओपन डेल्टा है ना, ओपन डेल्टा या वीबी संयोजन। अब बता दें, जब ट्रांसफार्मर क्या करता है थ्री फेज में जब ट्रांसफार्मर थ्री फेज में से एक फेज खराब हो गया, ठीक है, थ्री फेज में से एक फेज खराब होने पर जो ट्रांसफार्मर जो प्रक्रिया करता है ना, वो हमेशा वो टू फेज के माध्यम से ही करता रहता है, फिर इसे वीबी संयोजन कहते हैं, है ना। और बताएं, जो टीटी संयोजन है, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा गया है। क्या बोलते हैं इसको, स्टोक संयोजन, है ना। वेरी गुड, स्टोक संयोजन। क्या उपयोग है इसका, थ्री फेज को टू फेज में बदलने के लिए, सही सोचा। कहाँ उपयोग लेते हैं, विद्युत भट्टियों में, वेरी गुड, ठीक है। कहाँ उपयोग लेते हैं स्टोक संयोजन, विद्युत भट्टियों में। क्यों, थ्री फेज का क्या काम है, थ्री फेज को टू फेज में बदलने के लिए। इसमें थोड़ा डीपली पढ़ना दोस्तों, दो ट्रांसफार्मर लगते हैं इसमें, मेन ट्रांसफार्मर और टीजर ट्रांसफार्मर, ठीक है। और आपको बता दें, जो आप बता ऑप्शन टर्सरी वाइंडिंग, ये क्या करते हैं, जब स्टार स्टार अपने संयोजन करते हैं ना, तब क्या इसमें क्या न्यूट्रल निकलते हैं, तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रल बिंदु अस्थिर नहीं रहता है, ठीक है। उसको स्थिर करने के लिए टर्सरी वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है ना। अब बता दें टर्सरी वाइंडिंग कैसे उपयोग में किए जाती है। आपको बता दें, ये ए स्टार संयोजन है ना, ये स्टार संयोजन हो गया, और इसमें एक डेल्टा के रूप में एक बीच में वाइंडिंग और रखी जाती है, जिसको क्या टर्सरी वाइंडिंग के अपने नाम से जानते हैं ना। ये हो गया स्टार और ये हो गया स्टार। यहाँ से एक बार एग्जाम के अंदर पूछा, क्वेश्चन आया, पूछा टर्सरी वाइंडिंग के अंदर संयोजन बिंदु की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो कितनी होती है, 6 नहीं होती दोस्तों, ठीक है। कितनी होती है, सही है, 9 होती है, ठीक है दोस्तों। क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कितने संयोजन बिंदु होते हैं, 9 होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ना, क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर में ध्वनि, ध्वनि क्या कहलाती है, हमिंग, किसके कारण होती है, अधिक लोड के कारण, कम लोड के कारण, मैग्नेटोट्रैक्शन के कारण, ए व बी। तो आपको बोला सी नंबर, तो ऑप्शन देखा सीधे करेंगे, ठीक है। ये इसके कारण, ये इसका रीजन और होता है, कम लोड के कारण भी, जब ट्रांसफार्मर कम लोड है तब भी हमिंग करता है, ठीक है, गुंजन की आवाज़ आती है, जो गुम ऐसे ऐसे करता है, ठीक है, कभी सुना होगा आपने गली में बोलने के अंदर। तो आंसर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमिंग है दोस्तों। एक आपने नाम सुना होगा, हिसिंग, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, वैसे अपनी टॉपिक चल ही रहा है तो आगे आ ही जाएगा। हिसिंग होता है कोरोना इफेक्ट के कारण, है ना। कोरोना कोरोना इफेक्ट जानते हो आप, कोरोना इफेक्ट, कोरोना प्रभाव। कोरोना प्रभाव क्या कहता है, वैसे आपको मैं बता ही दूंगा, थोड़ा बहुत बता दूं तो याद रहे। कोरोना इफेक्ट क्या कहता है, जब अपने प्रचलित वोल्टेज देते हैं ना, प्रचलित वोल्टेज का मान, वायु के पैरा विद्युतांक, वायु का पैरा विद्युतांक का मान कितना है, 30 केवी प्रति एमएम, है ना। वायु के पैरा विद्युतांक का मान, जब प्रचलित वोल्टेज का मान वायु के पैरा विद्युतांक मान से ज़्यादा हो जाता है, तब क्या कहता है, इसमें जो होते हैं ना वायु के कण, वो आवेशित हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, एक चालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, जिससे कि इस जो आई आर फेज का इसका क्या प्रभावी व्यास बढ़ जाता है, ठीक है। और ये पराबैंगनी अपने रंग में अपने को दिखाने लगते हैं। और ये क्या करता है, इसमें क्या, कौन सी गैस का निर्माण होता है, ओजोन गैस का, ठीक है। इसके कारण इसमें कौन सी गैस का निर्माण होता है, ओजोन गैस का। और आगे पढ़ेंगे डीपली थोड़ा सा जाके, अभी तो ट्रांसफार्मर आया है, धीरे धीरे सब रिवीजन करवा दूंगा दोस्तों, आप बस देखते रहे वीडियो को अंतिम तक। धारा परिणामित्र मतलब क्या कह रहा है, करंट ट्रांसफार्मर, है ना, में कौन सा परिणामित्र उपयोग में किया जाता है, सभी को पता है, स्टेप अप प्रयोग में लीजिए, ना कि स्टेप डाउन के अंदर। डाउन के अंदर कौन सा, पिट्टी के अंदर कौन सा लेंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो विभव को मापता है। करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ हुए, किस में उपयोग करें, करंट ट्रांसफार्मर कौन से ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप, ठीक है। अब दोस्तों, हाँ देखो दोस्तों, स्टेप अप क्यों लेते हैं, क्योंकि स्टेप अप के अंदर क्या है, वोल्टेज बढ़ती है, ठीक है। अब वोल्टेज बढ़ने पर क्या होता है, धारा का मान घटता है, ठीक है। इसलिए इसलिए इसमें जो उपयोग में के लिए लिया जाता है वो स्टेप अप। और जो पावर फैक्टर होता है वो नियत, और आवृत्ति इसकी
आवृत्ति को भी चेंज नहीं करता है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया पावर फैक्टर नहीं बदल रहा ट्रांसफार्मर, कभी आवृत्ति भी नहीं बदलता, धारा और करंट ओनली ये दोनों बदलते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखो, क्वेश्चन देखो दोस्तों, बोल रहा है सिलिका सिलिका जेल का उपयोग ले सकते हैं, पुनः उपयोग दोबारा उपयोग ले सकते हैं क्या? पहले तो ये बता दो मेरे को। जी सर ले सकते हैं। अब कैसे ले सकते हैं? पानी से धोकर नहीं, तेल तेल से धोकर नहीं। हाँ दोस्तों, ये सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सिलिका जेल का उपयोग धूप में सुखाने पर इसको दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, और दो चार बातें और लिख लो दोस्तों, आपको याद होगी इसमें। दोस्तों एक क्वेश्चन कई लोग बोलते हैं, कई वीडियो पे बोलते हैं कि एक ही क्वेश्चन हल करवाते हो, बट ये देखो दोस्तों, अब देखो मैं इसमें कितने कितने सोल्व करवाऊंगा, है ना। देखो दोस्तों, कितने डिग्री धूप पर मतलब धूप में सुखाने पर 120 डिग्री सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है ना। 150 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको धूप में सुखाने पर इसको दोबारा उपयोग में लिया जाता है ना। ये किस में भरा होता है? ब्रीदर में। क्या काम करता है? नमी को सोखने का काम करता है ना। अब सबको कंफ्यूजिंग है इसका जो रंग, ठीक है, क्या है? रंग, है ना। जो आपको बताते एकदम फ्रेश कंडीशन के अंदर होता है, एकदम नया होता है, तो उस समय क्या होता है? नीला, नीला होता है। ठीक है, या क्या बोल सकते हैं? आसमानी। ये सबसे कंफ्यूजिंग है कई कई स्टूडेंटों के। फ्रेश में क्या होता है? नीला या आसमानी। अब बता दें दोस्तों, अब बता दें, जब अपने इसको यूज कर लेते हैं, है ना, इसको यूज कर लेते हैं, उपयोग करने के बाद क्या हो जाता है? ये हल्का थोड़ा सा गुलाबी दिखने लग जाता है ना। अब आपको पता है गुलाबी दिखने लग जाता है, तो अपने क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको धूप में सुखा देंगे, तो इसको दोबारा उपयोग में ले सकते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी परिणामित्र है, कोई ट्रांसफार्मर का पूर्ण लोड पर वोल्टेज कितनी है? 600, और लोड हटाने पर वोल्टेज कितनी? 640। वोल्टेज रेगुलेशन क्या मान ज्ञात करें। अब आपको सभी को पता है वोल्टेज रेगुलेशन का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? वी आर नो लोड माइनस फुल लोड इंटू के अंदर फुल लोड। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। अब इसका मान रख देंगे, लगभग कितना आएगा? मान रखने पर पुट करने पर 20.20/3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक परिणामित्र में संपन्न परीक्षण क्यों करते समय ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग को कैसे संयोजित किया जाता है? ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग को कैसे संयोजित किया जाता है? ठीक है, इसमें आपको बता दें संपन्न टेस्ट के अंदर दो ट्रांसफार्मर उपयोग में लेते हैं। ठीक है, और करते हैं क्यों है? तापमान एवं दक्षता को ज्ञात करने के लिए, है ना। तापमान एवं दक्षता को ज्ञात करने के लिए संपन्न टेस्ट किया जाता है। दो ट्रांसफार्मर उपयोग किए जाते हैं। दोनों ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग को कैसे संयोजित किया जाता है? ठीक है, अब आपको बता दें, जो आपको इसको पहले तो ये बता देता हूँ, जो संपन्न टेस्ट है, ठीक है, संपन्न टेस्ट को अन्य एक नाम से जाना जाता है बैक टू बैक टेस्ट। ठीक है, अब आपको बता दें जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है ना दोनों ट्रांसफार्मर की, वो समांतर में संयोजित होती है। ठीक है, क्या होती है? प्राथमिक वाइंडिंग समांतर में होती है संपन्न टेस्ट के अंदर, है ना। और जो जो फिर बच्ची कौन सी वाइंडिंग? श्रेणी वाइंडिंग, वो कौन सी होती है? सेकेंडरी वाइंडिंग, वो श्रेणी में, है ना, विपरीत ध्रुवता के साथ। ठीक है, ध्रुवता। अब आपको इसका ऐसे डायग्राम नहीं, डायग्राम बना के मैं बता देता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर ये है ना, दो ट्रांसफार्मर उपयोग में होंगे, और एक ट्रांसफार्मर ये है ना। अब देखो दोस्तों, इसके मैं संयोजन बता देता हूँ अलग कलर से, है ना, जो कि आपको समझ में आ जाए। इसको पूरा ले जाओ, ठीक है दोस्तों, यहाँ से ऐसे करके ये, ठीक है, ये क्या होगा? सेकेंडरी वाइंडिंग होगी ना, किसमें होगी? श्रेणी में। और क्या होगी? विपरीत ध्रुवता के साथ। ठीक है, ध्रुवता के साथ जुड़ी होती है। अब देखो दोस्तों, पूछा क्या? ये पूछा अपने को, ये वाले वाइंडिंग पूछी है ना, ये वाली पूछी है। तो इसके संयोजन क्या होते हैं? ये तीनों चार शॉर्ट होते हैं, और बट इसमें क्या होता है? ये इसका कनेक्शन करके यहाँ से इसको यहाँ मिलाया जाता है। ठीक है, ये संपूर्ण टेस्ट हो जाता है मतलब। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अब देखो दोस्तों, इतना मतलब सभी को क्वेश्चन को इस क्वेश्चन का तो सभी को आंसर पता होगा, बट
मेरा इस क्वेश्चन को लाने का रीज़न क्या है, ठीक है। केवीए में होती है, ए वैसी एमवीए में होती है, ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि केवीए में क्यों होती है, ठीक है दोस्तों। आपको बताना है ये कमेंट करके, क्या बताना है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में क्यों होती है, ठीक है। किलो डब्लू में क्यों नहीं होती, ठीक है। केवीएआर में क्यों नहीं होती, प्रतिघाती शक्ति में क्यों क्यों नहीं होती, और आभासी शक्ति वास्तविक शक्ति में क्यों होती है, क्यों नहीं होती है ना। और ये केवीए या एमवीए में क्यों होती है, मतलब इसको आभासी शक्ति में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं रेटिंग इसकी, ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर की, ट्रांसफार्मर की, और इसमें क्यों नहीं होती। आपको कमेंट करके ये बताना है, ठीक है। नहीं तो फिर मैं हुई अगली वीडियो में बता दूंगा। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आर्मेचर वाइंडिंग में गमागमन कुंडलन, है ना, पहली बार सुना होगा कई लोगों ने। गमागमन कुंडलन क्या होता है, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग में दो वाइंडिंग उपयोग में ली जाती है, एक वेव वाइंडिंग, दूसरी है लैप वाइंडिंग, जो आपके सामने पड़ी है। लैप वाइंडिंग को क्या कहते हैं, गमागमन कुंडलन। इसका एक अन्य नाम और होता है, क्या होता है अन्य नाम, समांतर वाइंडिंग, है ना, समांतर वाइंडिंग बोला जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है उच्च धारा निम्न विभव के लिए उपयोग में ली जाती है, निम्न धारा उच्च विभव के लिए, उच्च उच्च धारा उच्च वोल्टेज के लिए, निम्न धारा उच्च वोल्टेज के लिए। आपको बता दें, जो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर गमागमन कुंडलन या लैप वाइंडिंग या समांतर वाइंडिंग उपयोग में करते हैं, वो उच्च धारा व निम्न विभव के लिए उपयोग में ली जाती है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो गमागमन कुंडलन में समांतर पथों की जो संख्या रखते हैं, वो पोलों की संख्या के बराबर होती है ना दोस्तों। और जो ये सेकंड ऑप्शन है निम्न धारा, अगर निम्न लो धारा और उच्च हाई वोल्टेज के लिए कौन सी वाइंडिंग उपयोग में लेते हैं, तो इसके लिए होगा वेव वाइंडिंग। क्या होगा, वेव वाइंडिंग। वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, कुंडलन बोलते हैं ना। वेव मान तरंग, तरंग कुंडलन के लिए निम्न धारा उच्च विभव के लिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा याद करके जाना एग्जाम के अंदर। यहाँ से कई बार एग्जाम के अंदर पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी डीसी मशीन में कार्बन के ब्रश क्यों उपयोग में लेते हैं, ऑक्सीकरण प्रभाव नहीं होता है। कार्बन कार्बन के ही क्यों लेते हैं, ठीक है, और किसी धातु क्यों नहीं लेते, कार्बन क्यों लेते हैं। बोल रहे हैं ऑक्सीकरण का प्रभाव नहीं होता है, सही है। ऑक्सीकरण का प्रभाव कैसे होगा, तापमान बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, सही है, ये भी सही है, ठीक है। क्यों, आपको बता दें इसका रीजन, क्योंकि कार्बन का जो ये कार्बन होता है, ये क्या एंटीसी होता है ना। एंटीसी का मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस घटा, और रेजिस्टेंस घटने से चालकता बढ़ गई, तापमान बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, ठीक है। कम्यूटेटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ये भी सही बात है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक और होता है दोस्तों, एक और होता है, कमेंट करके आप जो बताना ये क्या क्या करता है। चलो आपको मैं बता ही देता हूँ। ये कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करता है, खींचने नहीं देता ज़्यादा, ठीक है। और आपको ये बताना है, ठीक है, फिसलता हुआ संपर्क तो मैंने बता दिया। आपको ये बताना है जो कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश का दबाव कितना होता है, ठीक है। कमेंट करके जरूर, जो कमेंट करेगा पिन कर दूंगा दोस्तों मैं उसका पिन, कमेंट को। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अनंत अंत प्लेट, मतलब एंड प्लेट, ठीक है। एंड प्लेट की संख्या कितनी होती है किसी डीसी मशीन में या डीसी, तो आपको बता दें एंड प्लेट की संख्या 2 होती है, ठीक है। एक नहीं करनी, एंड प्लेट की संख्या 2 होती है। ये मशीन की, ये क्या है, मशीन की कांटे की होती है, मशीन की शाफ्ट पर, है ना, मशीन की शाफ्ट पर टिकी रहती है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जो कम्यूटेटर की तरफ अपन एंड प्लेट लगाते हैं वो कौन सी होती है, कम्यूटेटर की तरफ फ्रंट, है ना, कॉपी में लिख लो, फ्रंट एंड प्लेट, है ना, एंड प्लेट लगाते हैं कम्यूटेटर की तरफ। संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और इसमें इसमें ये बताना है आपको दोस्तों, उसमें तो वो बताना है कम्यूटेटर का कार्बन ब्रश का दबाव कितना होता है। अब आप मेरे को ये बता दो कि एंड प्लेट होती है वो सामान्यतः किससे बनाई जाती है, ठीक है। ये क्या है, किससे निर्मित होती है ना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक दिष्ट धारा जनित्र में फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम तर्जनी, दाएं हस्त नियम में तर्जनी उंगली है, ठीक है। तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है, चालक की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत वाहक बल या उत्पन्न ईएमएफ।
अब आपको बता दें, जो फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम है, जिसको बोला जाता है दायां मतलब राइट हैंड रूल है ना, राइट हैंड रूल है वो आपको बता दूं क्या है। विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग में लेते हैं, ठीक है। पूछा गया तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कौन दर्शाता है, तर्जनी उंगली, ठीक है। फिर चालक की दिशा को कौन दर्शाएगा, जो अंगूठा होता है, अंगूठा क्या दर्शाएगा, चालक की दिशा, और बल रेखा की दिशा मध्यम उंगली है ना जो, वो दर्शाएगी। अब देखो दोस्तों, तीनों उंगली है ना, वो परस्पर 90 डिग्री 90 डिग्री जुड़ी रहती है, ठीक है। तीनों उंगली देख लो दोस्तों, आपके हाथ में है 3 उंगली, 5 उंगली है वैसे तो, 2 उंगली है, 4 उंगली और एक अंगूठा है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अपने अंगूठा ऊपर की साइड रखते हैं तो मध्यम उंगली और अंगूठे के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और देखो, अपने मध्यम उंगली है जो ऊपर करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मध्यम उंगली ऊपर करते हैं और अंगूठा अंगूठा नीचे रखते हैं तो भी 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। और इधर मध्यम उंगली के साथ भी 90 डिग्री, तीनों 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथक उत्तेजित जनित्र में अपशिष्ट चुंबकत्व का मान, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का मान होता है इकाई शून्य अनंत, ठीक है। पृथक उत्तेजित जनरेटर है, ठीक है, जिसको अलग से सप्लाई से संयोजित किया जाता है, ठीक है। अलग से सप्लाई देकर अपने इसको स्टार्ट करते हैं, उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का मान, कोई अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होता है, ठीक है। पृथक उत्तेजित जनरेटर में कोई अवशिष्ट चुंबकत्व मान नहीं होता है, इसलिए क्यों, क्योंकि उसको अलग से सप्लाई से जोड़ा जाता है भाई, सीधी सी बात है। और फिर अवशिष्ट चुंबकत्व मान किस में होता है, सब सब उत्तेजित जनरेटर होते हैं जो सेपरेटली एक्साइटेड होते हैं ना, उसके लिए अवशिष्ट चुंबकत्व का होना जरूरी है, और वरना वो जनरेटर वो स्टार्ट नहीं होगा। अब मेरे को दोस्तों कमेंट करके जरूर ये बता दो कि अगर अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाए तो उसको वापस लाने की कौन सी विधि है, ठीक है। विधि का नाम बता दो, कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, एक डीसी जनरेटर में किसका उपयोग किया जाता है, बैटरी चार्जर में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, स्टेबलाइजर में, उत्तेजक के रूप में उपयोग सभी, ठीक है। डीसी शंट जनरेटर होता है ना, उसका उपयोग मतलब स्थिर गति के लिए उपयोग में करते हैं लगभग, है ना, स्थिर लोड के लिए। तो बैटरी चार्जिंग में भी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी, स्टेबलाइजर में भी, उत्तेजक के रूप में भी, और उपयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, उपयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें आपके दोस्तों को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।